हेलो माय डियर, मैं नम्रता पांडे स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब एजुकेशनल चैनल नम्रता एकेडमी में। आज का जो वीडियो है आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बाद आप सीधा पढ़ाई ही शुरू कर देंगे और मैं भी अब अपने चैनल पर इस तरह के वीडियोज़ नहीं डालूँगी। आज की वीडियो में सब कुछ अभी क्लियर हो जाएगा, आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस बुक को पढ़ना है। और उसके बाद जो भी मेरे इस चैनल पे आएंगे वीडियोस वो कंटेंट से जुड़े हुए आएंगे। बीच बीच में अगर कोई अपडेट आता है, विज्ञापन का आता है, तो हमें कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो डालूँगी। अदरवाइज़ सारे कंटेंट ही अब आएंगे क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय है नहीं। कहने को 3 महीना है, 90 दिन है, लेकिन यूँ ही निकल जाएंगे। अभी हम लोग समझेंगे कि हम लोगों को क्या देखना है, क्या पढ़ना है, क्या समझना है। और इतना सरल और ये सीधा हो जाएगा आपका सिलेबस कि आपके लिए भी भारी नहीं रहेगा। तो ये देखेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये बीपीएससी शिक्षक सिलेबस है। और पहला जो पॉइंट है ये प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सभी के लिए है। यानी जो प्राथमिक के अभ्यर्थी हैं, प्राथमिक के जो शिक्षक बनेंगे, माध्यमिक यानी 9th 10th के जो बनेंगे, 1 to 5 के जो बनेंगे, और 11 12 के जो बनेंगे 1 to 5। मैं यहाँ एक बार और लिख देती हूँ, ये 9th और 10 हो गया आपका, और ये जो है आपका 11th and 12 हो गया। सभी के लिए ये जो है बिल्कुल क्लियर है और सबको इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा आपको क्या पढ़ना है। तो पहला जो आपका ये इंग्लिश है, क्वालिफाइंग पेपर में 25 मार्क्स का, उसमें आपको ग्रामेटिकल बेसिस आपको पढ़ना है। ग्रामेटिकल बेसिस आपसे पूछा जाएगा, ज़्यादा ये भारी नहीं होगा। जैसा कि बीपीएससी के अधिकारी ने, अतुल प्रसाद जी ने कहा है, मैं आपको वही बता रही हूँ। मेरे अपने तरफ से कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने में इसको सरल करके रख रही हूँ, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये ग्रामेटिकल आपको ध्यान देना है। ग्रामेटिकल बेसिस हो सकता है ए का प्रयोग, एन का प्रयोग, इस तरह से आपसे पूछा जाए। कोई कहीं पर वर्ब 5 का प्रयोग, कहीं पर 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, आपको पूछा जाए कि वहाँ कौन सा वर्ब लगेगा। इस तरह से करके, जैसे कि केबीएस में आपको पूछा गया था कि एक सेंटेंस दिया गया था और पूछा गया था वॉइस, उसको एक प्रकार से कह लीजिए, जैसे कि कोई एक था, जैसे कि राधा बुक पढ़ रही है, तो जैसे था यहाँ पे इस तरह से था कि राधा इज रीडिंग अ बुक, और इसका जो है वॉइस बनाने के लिए कहा गया था। और यहाँ इसका जो बनेगा अ बुक इज बीइंग, अ बुक इज बीइंग रीड बाय राधा। इस तरह से इसका जो भी पैसिव होगा आपको पता होना चाहिए। और वहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आपको इसका रूल समझना है कि किस तरह से ये बनता है। वॉइस में हमेशा वर्ब का 3rd फॉर्म ही यूज होता है, तो इस तरह से आपको टिक करना होगा। इस तरह से आपके ग्रामेटिकल बेसिस होंगे और पैसेज भी होंगे। चूँकि 25 नंबर्स के आपके होंगे, तो एक पैसेज भी होंगे। थोड़ा सा उसमें वर्ड मीनिंग का अपोजिट पूछा जाएगा, सिनोनिम से पूछ सकता है, सिनोनिम्स एनोनिम्स इस तरह करके आपसे पूछा जा सकता है, सिमिलर मीनिंग पूछा जा सकता है। तो यही है आपका इंग्लिश में जो है 25 नंबर के लिए आपको ये तैयारी करनी है। हिंदी के लिए आपको क्या पढ़ना है, तो हिंदी में जो आपका 75 मार्क्स होगा उसके लिए भी आपको व्याकरण ही पढ़ना होगा। व्याकरण के साथ साथ आपको गद्यांश और पद्यांश भी देखना होगा, क्योंकि हिंदी में आपसे 75 अंकों के प्रश्न होंगे। तो सिर्फ व्याकरण ही नहीं पूछा जाएगा, आपसे गद्यांश और पद्यांश यानी पैसेज भी हो रहेगा आपके नॉलेज को चेक करने के लिए। केबीएस में क्या हुआ था, मैं बार बार इसीलिए केबीएस का उदाहरण दे रही हूँ, क्योंकि केबीएस के पीआरटी से ही सिलेबस थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि लगभग सारा चीज़ केबीएस के से रिलेटेड लग रहा है। तो एक दूसरे को पकड़ के लोग आगे बढ़ते हैं, तर्क लगाकर ही लोग तैयारी करते हैं। तो ये जो गद्यांश और पद्यांश में क्या था कि जैसे कि प्राइमरी के लिए 1 to 5 का उन्होंने सीधा रिमझिम जो बुक होता है उससे जुड़ा हुआ बहुत सारा प्रश्न कर लिया था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि आपके प्राइमरी लेवल के लिए आपके किसी बुक से प्रश्न किया जाएगा, लेकिन गद्यांश पद्यांश की आप तैयारी रखिए। आप कहेंगे तो मैं 2-4 करवा दूँगी। बाकी आप इसमें भी व्याकरण की तैयारी रखिए 75 मार्क्स के लिए, उसमें आपको व्याकरण से भी इसमें पूछा जाएगा। 75 नंबर के आपके हिंदी होंगे। तो ये दोनों आपने देख लिया, इसमें आपको पढ़ना है। अब आते हैं, ये जो आपका 2nd नंबर पर है, ये तो आपका फर्स्ट हो गया और ये सबके लिए हो गया। अब जब ये आते हैं 2nd नंबर पर, ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी प्राथमिक गणित है।
इसमें जो आपसे पूछा जाएगा, देखिएगा, ये भिन्न हुआ, दशमलव हुआ, अभाज्य हुआ, पूर्ण हुआ, पूर्णांक हुआ, और ये जो है आपको जो इसमें पढ़ना है, आप 8 तक के बिहार बोर्ड मैथ के बुक को पढ़ लीजिए, क्योंकि 9th 10th में जब आप जाते हैं तो आपका जो भी मान लीजिए रेखा गणित है, या फिर जो भी आपका आता है गोला आता है, आपका बेलन आता है, आपका जो भी कहिए आप, स्फेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, मैं हिंदी में आपको बता रही हूँ, गोला हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, इस तरह से घन हो गया, घनाभ हो गया, तो ये सब चीज़ किसी भी इस तरह के एग्ज़ाम में ये सब चीज़ नहीं पूछा जाता है। ये फॉर्मूला बेसिस होता है, इसको सॉल्व करने में समय लगता है। आपको यहाँ पर आपके सिर्फ माइंड को चेक करना होता है, तो आपको यही दिया जाएगा, भिन्न का जोड़ घटाव गुणा, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। ये सुनने में थोड़ा इजी लगता है, लेकिन जब आप इसमें अच्छे से डूब जाइएगा तब आपको समझ में आएगा। ये अभाज्य वाला केवीएस में भी पूछा गया था, कई लोगों ने इसमें गलत किया था, और इस तरह से पूछा था कि 1 से 40 के बीच में ऐसे कितने अभाज्य संख्या हैं जिसके आपस का योग भी अभाज्य ही होगा। लगता है मेरी बेटी उठ गई है। इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो लाती हूँ। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो लाइक जरूर करिएगा डियर। आपस का योग भी अभाज्य ही होगा, यानी कि जैसे 2 से जैसे आपका शुरू होता है, तो इस तरह से उन्होंने 40 तक पूछा था, या मान लीजिए 100 तक पूछा था, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है। तो जैसे कि आपका अभाज्य संख्या, आप जैसे जानते हैं कि आपका अभाज्य संख्या 23 हो गया, 23 के 2 अंकों का योग यानी 3 + 2, ये भी अपने आप में अभाज्य हो। इस तरह से कितने अभाज्य संख्या आते हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। उन्होंने कहा है कि इतना आसान आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो आपको मैथ में यही ध्यान देना है अप टू 8, और क्या क्या इसका होगा टॉपिक, मैं उस पर एक वीडियो लेकर आऊँगी। अब जो भी आएगा आपके सिलेबस के आधार पर ही कंटेंट ही आएगा, बिल्कुल आपके लिए बेनिफिट, बिल्कुल फ़ायदेमंद होगा। तो अभी जो भी नए हैं चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। आपके लिए काफ़ी मेहनत करती हूँ मैं, और आपको मेरा सारा वीडियो फ़ायदा ही पहुँचाएगा। तो ये हो गया मैथमेटिक्स तक की बातें। अप टू 8 आपको बिहार बोर्ड का पढ़ना है। उसके बाद हालांकि अभी एक बार और भी क्लियर होगा सिलेबस या जो भी होगा, लेकिन 8 तक तो आपको पढ़ ही लेना है। 9th 10th की अभी कोई चर्चा नहीं है, इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, जो है आपका, ये है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि रीजनिंग। ये जो रीजनिंग होता है इसको समझिएगा। इसमें टोटल अभी तक में अगर आप में से कोई भी बैंक का, एसएससी का, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दिए हैं और आपने रीजनिंग की तैयारी की है, तो रीजनिंग में जो होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये 2 तरह के रीजनिंग होते हैं। मैंने दिया है, मैंने तैयारी की है, मुझे पता है। ये 2 तरह की रीजनिंग होती है। पहला जो होता है आपका जनरल होता है, जनरल मेंटल एबिलिटी होता है। पहला जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। दूसरा जो आपका होता है, ये होता है लॉजिकल डिडक्शन होता है। लॉजिकल डिडक्शन, जिसमें आप लॉजिक लगा सकते हैं, जिसमें तर्क लगा सकते हैं। जैसे कि प्रोबेबिलिटी, इंटर में एक मैथ का बुक चलता था प्रोबेबिलिटी, उस तरह से लॉजिकल यानी शब्द वाला थोड़ा ज़्यादा होता है। ये जो जनरल मेंटल एबिलिटी है, इसमें आपको टोटल 29 टॉपिक पढ़ने होते हैं, और ये इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, इतने मज़ेदार होते हैं। प्लस को भाग कर दिया जाता है, जोड़ को गुना कर दिया जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट इसमें आता है, घड़ी वाला इसमें आता है। इसमें होता है कि ये इसके बाएं बैठा है, वो उसके दाएं बैठा है, नीचे से वो 7वें पर है, दाएं से वो 8वें पर है, ऊपर से वो 8वें पर है। एक व्यक्ति जो है पूर्व दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वो अपने दाहिने तरफ 3 किलोमीटर चलता है, फिर वो इस तरह से कर करके आपको दिशा का ज्ञान रीजनिंग में ज़रूर होना चाहिए। इस तरह से वो अपने आरंभिक बिंदु से अभी किस दिशा में है या कितनी किलोमीटर दूरी पर है। तो ये जो 29 टॉपिक हैं, ये आपके जनरल मेंटल एबिलिटी में है। लॉजिकल डिडक्शन में आपके 8 टॉपिक होते हैं। तो आपको जो पढ़ना है टोटल मिलाकर के रीजनिंग में 37 टॉपिक अब तक में इतना ही होता है, इससे ज़्यादा रीजनिंग में कोई टॉपिक नहीं होता है। और मैं आपको क्लियर कट और बिल्कुल सटीक बताऊंगी, ऐसा नहीं कि एक चीज़ अलग अलग करके बताऊंगी जिससे कि आप समझ नहीं पाएंगे। बस 37 टॉपिक होते हैं, जिसमें कि आपको ये आपके सिलेबस में है जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी ये पूछा जाएगा। इसके अंदर जो 29 टॉपिक है, यही आपको देखना है, और मैं आपको ये बिल्कुल ईजीली करवा दूँगी। तो ये हो गया आपका रीजनिंग का। इसके बाद हम लोग आते हैं
इसके बाद हम लोग आते हैं जनरल अवेयरनेस पे, यानी कि चौथे नंबर पे जनरल अवेयरनेस। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी प्राइमरी वाले और सेकेंडरी वाले में थोड़ा सा क्या फ़र्क होगा, इसीलिए वीडियो को लगातार देखिए। जनरल अवेयरनेस जब आप पहुंचते हैं जनरल अवेयरनेस में, इसमें भी आपको 3 स्तर पर जनरल स्टडी करनी होती है। पहला है आपका वैश्विक स्तर, दूसरा होता है आपका राष्ट्र स्तर और तीसरा होता है आपका राज्य स्तर। अगर आप पूरे विश्व का जनरल स्टडी करते हैं तो वो आपको थोड़ा समय लेगा और थोड़ा भारी पड़ जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि वैश्विक स्तर पर आपसे नहीं पूछा जाएगा और नहीं पूछा जाना चाहिए। अगर राष्ट्र स्तर पर पढ़ते हैं, अगर वैश्विक स्तर पर पढ़ते हैं, विश्व पढ़ते हैं, तो विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं, सारे जितने भी कंट्री हैं, सबके बारे में आपको जानना होगा। कब कहाँ क्या अपडेट हुआ, कब कहाँ क्या नया निर्माण हुआ, तो ये नहीं पूछा जाना चाहिए। ये मैं मान कर चलती हूँ, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये इतना हाई सिलेबस ये भी अति हो जाएगा अभ्यर्थी के लिए। दूसरा है आपका राष्ट्र स्तर। राष्ट्र स्तर पर आप भारत के निवासी हैं तो आपको इंडिया लेवल पर पूछा जाएगा जो भी, लेकिन राष्ट्र स्तर भी नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और तीसरा जो है ये आपका बिहार, ये जो राज्य स्तर है, चूँकि ये बिहार का है तो ये बिहार पर पूछा जाना चाहिए पूछा जाएगा। इंडिया स्तर पर अगर राष्ट्र स्तर पर पूछा जाए तो इसमें जितने भी स्टेट हैं सबके बारे में आपको अपडेट करना होगा, क्योंकि हर जगह देखते हैं कभी कहीं इलेक्शन, अभी कर्नाटक में फ़िलहाल इलेक्शन हुआ है, कांग्रेस की सरकार आई है, अब कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, कितने विधानसभा सीट है, कितने। तो मेरा ये मानना है कि इनको राष्ट्र स्तर पर भी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि इसमें कई राज्य शामिल हो जाएंगे। विश्व स्तर पर पूछेंगे तो कई देश शामिल हो जाएंगे, राज्य स्तर पर पूछेंगे तो कई राष्ट्र स्तर पर पूछेंगे तो कई राज्य शामिल हो जाएंगे। इन्हें राज्य स्तर पर पूछना चाहिए। इसमें जो भी अपडेट है, जिला है या जो जैसे भी है, वो क्या पढ़ना है आपको, तो अभी से 3 महीना आगे, जैसे अभी मई है तो आप मई ले लीजिए, मई हो गया, जून हो गया और ये जुलाई हो गया। क्योंकि एग्ज़ाम आपका अगस्त में है, लेकिन अगस्त में अगर 15 अगस्त के आसपास एग्ज़ाम होगा तो ध्यान रखिएगा अगस्त का आपसे नहीं पूछा जाएगा। पीछे आप चले जाइए तो आपका अप्रैल हो गया और मार्च हो गया और आपका फरवरी हो गया। यही नियम होता है, क्योंकि बैंक वगैरह का भी हम लोगों ने जब एग्ज़ाम दिया था या देते थे तो यही होता था, जिस मंथ में एग्ज़ाम होता है, क्योंकि 15-20 तारीख के बाद आपका प्रतियोगिता दर्पण आता ही है, सामान्य ज्ञान दर्पण या जो भी आप सक्सेस मिरर जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी पत्रिका, तो उस मंथ का नहीं पूछा जाता जिस मंथ में आपका एग्ज़ाम है। तो अब आपको फरवरी से उठाना है, जुलाई तक कर लेना है। अभी फ़िलहाल आप बिहार स्पेशल पढ़िए, अभी ये राष्ट्र स्तर पर छोड़ दीजिए। तो ये आपने समझ लिया। अब आते हैं 5वें बिंदु पर, ये है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ने हैं। ये इसमें कितना पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इसके लिए मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी, ये अगले वीडियो में बताऊंगी। मेरे पास ये है, ये मेरे पास कंटेंट है और जानकारी भी है, लेकिन आप इसमें फंस जाइएगा जनरल साइंस को। अभी आप इसको साइड कर दीजिए। आते हैं आप सोशल साइंस। सोशल साइंस में जिस तरह कि आप जानते हैं कि सोशल साइंस में आपको 6 नंबर है। ये आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। आप लोगों का सवाल था कि मैम क्या हमें चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जिन्होंने स्टेट किया है हिस्ट्री पॉलिटिकल से, उनको तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल पढ़ना ही पड़ेगा। जिन्होंने स्टेट या बीएड किया है हिस्ट्री ज्योग्राफी से, उनको हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए उन्होंने अनिवार्य उस समय भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी किया था, तो ये 3 सब्जेक्ट तो आपके साथ साथ चलेंगे। अब जिन्होंने ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स किया है उनको तो वो पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं कि किसी भी कीमत पर आपका ज्योग्राफी हटेगा नहीं, ज्योग्राफी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आपका कोई भी हो सब्जेक्ट बीए या बीएड में, क्योंकि उन्होंने भूगोल और पर्यावरण स्पेशल शब्दों में कहा है, तो आपको ज्योग्राफी पढ़ना ही पढ़ना है। कुल मिलाकर आपको अभी जो पढ़ना है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को साइड कर दीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी आपको पढ़ना ही पढ़ना है अप टू 11th। लेकिन अभी फ़िलहाल 10th तक का टारगेट लेकर चलिए। 10th तक यानी 9 और 10 आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी ये तीनों पढ़ने हैं। मेरे इस चैनल पर प्लेलिस्ट में आप चेक करिएगा, तो मैंने स्टेट के लिए जो तैयारी करवाया था, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ये सब आपको लाइन बाय लाइन इतने अच्छे से मिलेंगे, मुझे नहीं लगता है कि इतना अच्छा से आपको कहीं मिलेगा। ऐसा आप समझ जाएंगे कि आपको फिर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको याद हो जाएगा। तो ये आपको अभी अप टू 10th पढ़ना है।
बाकी मेरा जो कंटेंट आएगा थोड़ा सा हाई लेवल का आएगा, आपको काफ़ी उसमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए, इतना समझने के बाद एक टॉपिक आपका यहाँ पे और क्या है, तो एक टॉपिक है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि ये भी तीनों को पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये भी प्राइमरी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को पढ़ना है। ये मैंने इसीलिए नहीं लिखा था और अभी लिखा, इसमें इतने सारे टॉपिक आएंगे कि ये 1857 के विद्रोह से ये शुरू होगा और 1945 तक ये जाएगा। आप 1947 भी कह सकते हैं, लेकिन 1945 तक ये जाएगा लगभग। ये जो बातें हैं 90 सालों तक की कहानी इसके अंदर होगी, जिसमें कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था, असफल क्यों रहा, इसके कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या थे, किस तरह के बदलाव भारतवासी चाहते थे, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, चाहे धार्मिक, चाहे जो भी हो। इसमें आपका असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये आपका जनजातीय आंदोलन, मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, मोपला विद्रोह, जितना भी इसमें आपका आता है, मुस्लिम लीग की स्थापना, होम रूल लीग, आपका जितना भी इसके अंतर्गत आता है आपको, या फिर कांग्रेस पार्टी का जो गठन हुआ था, कहाँ कहाँ अधिवेशन हुआ था, ये सारा चीज़ आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत। ये इतना टॉपिक इसके अंदर आपको क्लियर करना पड़ेगा। इतना समझने के बाद आप ये समझिए, मैंने सारा बताया सबके लिए। अब देखिए कि जो 9th 10th वाले हैं, ये सारा प्राइमरी को तो इतना देखना ही पड़ेगा। जो 9th 10th वाले हैं प्राइमरी को, इन सारे टॉपिक में से, जो प्राइमरी वाले हैं सारे टॉपिक में से 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्राइमरी वाले को बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देना है। अब टॉपिक आपके पास 1 2 3 4 5 6 है, ये तो सबके लिए है, 6 है। अब आप देखिए, एक एक टॉपिक को उठाइएगा, 25 क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स से अगर 25 पूछा जाता है, रीजनिंग से 25 पूछा जाता है, तो ये 50 हो गया। जनरल अवेयरनेस से 25 पूछा जाता है, 75 हो गया। जनरल साइंस से अगर 25 पूछा जाता है, अगर 10-10 कर दिया जाए तो आप ये समझ लीजिए कि 30 हो गया। 10-10 अगर इसमें कर दिया जाए तो ये कितना हो गया, 40 हो गया। ये 70 यहीं पर हो गया, 70, ये 30 इससे कर दिया जाए 100, ये हो गया 25 ये 150 हो गया। मैंने ये अंदाज़ा लगाया है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इससे कम आपसे नहीं पूछा जाएगा। मैथ में भी 20 से तो एवं भी जाएगा, कम से कम 20 तो ज़रूर होगा। रीजनिंग में भी 10, 15, 20 ज़रूर होगा, क्योंकि उनको 150 नंबर इसी में से निकालना है प्राइमरी वालों के लिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जनरल अवेयरनेस से भी मैक्सिमम हो सकते हैं। अगर वो 20-20 करके बांट दे, तो जैसे यहाँ 8 या 24 कर दे तो ये 25 के आसपास आ गया, ये 25 हो गया, 50 हो गया। इसमें से अगर आपको 10-10 कर दिया जाए तो ये 40 हो गया, 90 हो गया। और इधर आपका 25-25, 50, 140, इस तरह करके वो आप ये मान के चलिए बहुत गहराई से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसमें से प्राइमरी वालों को इतने टॉपिक में से 150 नंबर का जवाब देना है, जबकि जो सेकेंडरी वाले हैं और उच्च माध्यमिक वाले हैं, माध्यमिक उच्च माध्यमिक वाले, इतने टॉपिक में से उनको 50 नंबर का आंसर देना है, 50 नंबर का। क्योंकि 100 नंबर जो उनका होगा उनके सब्जेक्ट से होगा, 100 नंबर। अब बात रही सब्जेक्ट की, तो आपको उसके लिए स्पेशल तैयारी नहीं करनी है। ये जो जनरल साइंस है आपका, यहाँ जो आपका है यही है आपका सब्जेक्ट। इसी 4 सब्जेक्ट के अंदर आपने स्टेट किया है, इसी में आपको चक्कर लगाते रहना है, इसी को आपको पढ़ते रहना है। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ये भी आपके सब्जेक्ट के ही तहत आएगा। तो कुल मिलाकर जो ये आपने ऊपर से नीचे तक देखा, बस आपको इतना पढ़ना है। इसको आराम से समझिएगा। थोड़ा सा इन्होंने ये जो जनरल साइंस ऐड कर दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। सपोज करिए अगर 25 नंबर का ही इस तीनों से पूछा जाए तो अभ्यर्थी क्या करेगा, इसको छोड़ दिया जाता तो भी अभ्यर्थी इधर आराम से कर लेता। अब जो है हमारे चैनल पर चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, कुछ भी हो, वो आएगा और आपके लिए काफ़ी वो मददगार होगा। आपको पता है मैं किस तरह से वीडियो बनाती हूँ, किस तरह से कंटेंट देती हूँ आप लोगों को, जो कि आप लोगों को दोबारा समझने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार चूँकि हेडमास्टर प्रधानाध्यापक का BPSC के थ्रू एग्ज़ाम हुआ है, तो एक बार मैं आपको इसके अगले वीडियो में हेडमास्टर का रीजनिंग दिखाने का प्रयास करूंगी। रीजनिंग में किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि ये रीजनिंग में जो मैंने आपको बताया कि जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जो 29 टॉपिक होते हैं
उसी के अंदर से प्रधानाध्यापक में पूछा गया था। तो ये मेरा दावा और आपको विश्वास भी दिलाती हूँ कि इसी के अंदर आपको पूछा जाएगा, क्योंकि उन्होंने मेंटल एबिलिटी टेस्ट ही लिखा है और उन्होंने एक नहीं 2 बार कहा है कि आप क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो सिलेबस को लेकर के चाहे आंसर को लेकर के। तो वो देख लेंगे और प्लस मैथ भी हम लोग देख लेंगे प्रधानाध्यापक में किस तरह से पूछे गए थे, और जीके वगैरह भी प्रयास करूँगी आपको शो करने का कि किस तरह से पूछा गया है। बाकी तो सामाजिक अध्ययन सब कुछ का क्लियर हो गया है। कंप्यूटर साइंस वाले भी कहते हैं मैम हम लोगों के लिए भी बताइए, तो आप लोगों को भी वही करना है। सबको इसमें सबको घुसना पड़ेगा, चाहे वो कंप्यूटर साइंस है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो कुछ भी है। वो 100 नंबर सब वो सब अपने सब्जेक्ट स्पेशल में पढ़िए। 50 नंबर के लिए इसमें इस समुद्र में सबको डुबकी लगानी पड़ेगी, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो माध्यमिक हो, चाहे वो उच्च माध्यमिक हो, चाहे उनका सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन हो, चाहे समाज विज्ञान हो उनका सब्जेक्ट, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे उनका कुछ भी हो। इस समुद्र में सबको डुबकी लगानी पड़ेगी। प्राइमरी वाले को थोड़ा अंदर तक गोता लगाना पड़ेगा, और जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक हैं अंदर तक तो उनको भी गोता लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि 50 नंबर की बात है। उन्होंने ये कहा है कि मैं हल्के में कुछ भी नहीं पूछूंगा। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि मेरे जो भी टॉपिक आएंगे, चाहे वो मैथ को लेकर, रीजनिंग को लेकर, या सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन को लेकर, वो सभी के लिए होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब आप लोगों के मन में कोई सवाल नहीं होगा, आप लोग तैयारी में लग जाएंगे और आगे आपको कंटेंट देने का मैं प्रयास करूँगी। लगातार कंटेंट आएंगे। तो जो भी नए हैं एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तैयारी में जुट जाइए। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा इस चैनल के।